the password. ओके, तो कल अपना फिजिबिलिटी स्टडी शुरू हो गया था. बिफोर प्लानिंग द बिजनेस, बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस प्लान, तो इसको हम शुरू से पढ़ लेते हैं फिजिबिलिटी स्टडी को. कल फिजिबिलिटी स्टडी का जो मेन कंसेप्ट होता है वो हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फिजिबिलिटी. फिजिबिलिटी दैट मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग. हमने जो सोच के रखा है या जिस प्रकार हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो होगा या नहीं होगा, या वो होगा तो किस प्रकार होगा, उसका हम एक पहले से कुछ न कुछ एश्योरेंस ले रहे हैं. नेहल फोन मत हिलाओ इतना, ससराट आ रही है. मैसेज कर रही थी एक्चुअली. हो गया ओके. तो फिजिबिलिटी दैट मींस कि जो हमने आइडिया लिया है वो आगे वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये चीज अपने को चेक करनी जरूरी है. तो वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पर मेनली ये चीज चेक करेंगे हम लोग कि जो मार्केट प्लान हम बना रहे हैं वो उसमें वर्केबल होगा या नहीं होगा, जो फाइनेंशियल प्लान हम बना रहे हैं वो वर्केबल होगा या नहीं होगा, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो लैंड चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो पर्टिकुलर रिसोर्सेज चाहिए, वो सब हम एक्वायर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो ये चेक करना बहुत जरूरी है. मेरे ख्याल से मैं म्यूट कर दूं क्या सबको? मधुकर एक बार अपने आप को म्यूट करना. ओके, नाउ अब क्लियर है आवाज. तो इस साइड में आप देख सकते हैं बेसिकली अपन ने यही चेक किया है कि जो हम आइडिया लेकर चल रहे हैं वो लॉजिकली स्टार्ट हो पाएगा और लॉजिकली एंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. हालांकि जो प्रैक्टिकलिटी है, जो चीज है, वो तो जब एग्जीक्यूशन होगा तभी पता चलेगा, बट एक पहले एश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है. तो बिजनेस प्लान बनने से पहले फिजिबिलिटी स्टडी किस प्रकार हमें हेल्प करेगी और कौन कौन से फील्ड्स में फिजिबिलिटी स्टडी को हम वर्क में लाएंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. वाई डू अ फिजिबिलिटी स्टडी, मतलब फिजिबिलिटी स्टडी करनी क्यों जरूरी है, आखिर उससे क्या हमें पता चलेगा, ये भी हम चेक कर लेते हैं. फर्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले पता चलेगा कि आपका जो बिजनेस है उसके सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो आपका बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो पाएगा. नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो ये पता चलता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी पॉसिबल जो अल्टरनेटिव्स क्या है, उसकी उसकी जो आउटलाइन है वो हम तैयार करते हैं. थर्ड पे अगर हम बात करें तो हम ये चेक करते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी है वो कैसे प्राप्त होगी, कौन से इन्वेस्टिगेशन करके हम उसको और हैंडल कर सकते हैं. और लास्ट में अगर हम बात करें तो सबसे मेन चीज जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फिनेंस, कंज्यूमर प्रेफरेंस, ये सब कुछ चीजें कैसे स्टडी की जाएगी. और फिजिबिलिटी स्टडी हमें क्या हेल्प करेगी, ये हमें एक क्वालिटी इंफॉर्मेशन देगी ताकि हम एक अच्छा डिसीजन ले सके. डिसीजन मतलब किसी भी रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का हो या प्रोजेक्ट नहीं करने का हो, या स्टार्ट करने के बाद में हर सेगमेंट में किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है. तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, तो उसमें ये हेल्प करेगा. दूसरा ये हमें एक जो इन्वेस्टमेंट जो हम मार्केट से लेंगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा. अगर हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ. जब एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी भी वेंचर की तैयार होती है तो उसी के बेस पर हम प्राइमरी या इनिशियल कैपिटल का अरेंजमेंट करते हैं. ये जरूरी नहीं है कि जो पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वर्क करने वाला है या उसको लेकर काम में करने वाला है उसके पास उतना पैसा होगा या उसको फाइनेंस करने की कैपेसिटी होगी कि वो उसको लेकर काम कर सके. तो ये बहुत जरूरी है कि आपका डीपीआर यानी आपकी जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है उसके अंदर फिजिबिलिटी स्टडी बहुत अच्छे से और क्लीनली और एकदम पॉइंट टू पॉइंट उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि एक पर्सन जो कि ऑल्दो वो इन्वेस्ट तो करना चाहता ही है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कितना करेगा वो सब कुछ आपकी फिजिबिलिटी स्टडी पे डिपेंड करेगा. आपकी फिजिबिलिटी स्टडी उस प्रोजेक्ट को लेकर जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, जितनी पॉइंट टू पॉइंट होगा और जितनी रिलायबल होगी, उतना ही आपके इन्वेस्टमेंट का बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे. एक पर्सन सपोज आपको 5 लाख की हेल्प करना चाहता था, लेकिन जब उसने आपकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ी और स्पेशली जब उसने फिजिबिलिटी स्टडी जो आपकी की हुई है उस रिपोर्ट को स्टडी किया, तो उसको पता चला कि यार ये तो जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा है और बहुत जबरदस्त वर्क कर सकता है. तो एकदम से उसका मन बदल जाता है और वो ऑफर करता है कि नहीं यार, मैं तो आपके प्रोजेक्ट में 10 लाख भी इन्वेस्ट
कर सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी हेल्प करता है आपको इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने में भी। देन इसमें बेसिकली हम लोग डॉक्यूमेंट्स ही तैयार करते हैं जो कि हमारे वेंचर्स के लिए काम आएगा और उसी के थ्रू हम उसको वर्क मिलेंगे। तो एट द लास्ट हम ये कह सकते हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी इज एन असेसमेंट ऑफ द प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ अ प्रपोज प्लान और मेथड। जो भी आपने प्लान बनाया है या जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो या जिस वेंचर के लिए आप आगे जा रहे हो, जिस प्लान को बनाने जा रहे हो, उसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी है उसके बारे में बताता है। उसको एसेस करके ये फाइंड आउट करता है कि यस इट इज प्रैक्टिकल पॉसिबल, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल और इट इज प्रैक्टिकली पार्शियली पॉसिबल। जहां पर आपको कुछ और एफर्ट्स भी करने पड़ सकते हैं उसको प्रैक्टिकल करने के लिए। तो दीज आर दी रीजंस जिसके लिए हमें फिजिबिलिटी स्टडी करनी होती है। अब जनरली फिजिबिलिटी स्टडी में कौन कौन से डायमेंशंस लिए जाते हैं, तो उसमें आप बहुत सारी किताबों में जब देखोगे तो आपको जनरली वहां पर 3 डायमेंशन ही मिलेंगे। जैसे पहला जो डायमेंशन है वो एनालिसिस ऑफ मार्केट है, दूसरा डायमेंशन है एनालिसिस ऑफ टेक्निकल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट और तीसरा है आपका फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। जबकि आज की डेट में अगर हम बात करें तो अब ये डायमेंशंस थोड़े से और अलग हो गए हैं और इसमें इनको बढ़ाकर हमने कुछ और डायमेंशन ऐड वो भी ऐड किए हैं, क्योंकि जो पूरा देश पूरा जो विश्व है जिस ट्रेंड पर चल रहा है उसमें हमें इन चीजों को भी इंक्लूड करना जरूरी होता है। तो फोर्थ वन इज इकोनॉमिक एनालिसिस, फिफ्थ वन इज द इकोलॉजिकल एनालिसिस और इसके अलावा भी बहुत होते हैं जो हर प्रोजेक्ट में अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, जो हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये एनालिसिस करके हमें हमारी फिजिबिलिटी एक बार ये हमें एश्योर कर देगी कि हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मार्केट एनालिसिस की। उससे पहले जो भी आपको फिजिबिलिटी स्टडी का जो ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, बेसिकली उसमें हम क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं, ये सबको समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आ गया है? Yes, किसी को डाउट तो नहीं? तो फिर मैं आप फिजिबिलिटी हिस्ट्री के कंपोनेंट यानी डायमेंशंस के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर है? फॉलो मी, फॉलो मी, क्लियर? क्या ये yes sir. ओके। तो अब हम मेन फिजिबिलिटी स्टडी शुरू कर रहे हैं और इसमें पहला डायमेंशन आता है द मार्केट एनालिसिस। अब मार्केट सबसे आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट में हम सबसे पहले किसकी स्टडी करेंगे? सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कस्टमर की, कि हमारे प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में कस्टमर अवेलेबल है या नहीं है। कस्टमर अवेलेबल है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो हमें वो पर्टिकुलर कस्टमर कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है। क्योंकि आपको पता होगा आजकल जो मार्केटिंग है वो बड़ी रिगरस हो चुकी है, बहुत हाई पावर मार्केटिंग हो गई है। हाई पावर मार्केटिंग का मतलब यही है कि पहले एक समय था जब हम डिमांड के अकॉर्डिंग काम करते थे कि भाई हाँ मार्केट में डिमांड है, नाउ अब अपना प्रोडक्ट लाइए। लेकिन अब थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ है जिसमें ये भी चीजें आई है कि हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे और मार्केट में डिमांड अगर नहीं है तो हम उसको क्रिएट करेंगे। ठीक है ना? तो ये चीज भी आपको यहाँ से डिसाइड होगी कि आपका आइडिया के अकॉर्डिंग आपके आइडिया के अकॉर्डिंग मार्केट में डिमांड अवेलेबल है या हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। ये भी हमें यहाँ पर इसका जवाब मिल जाएगा। उसके बाद में बारी आती है हमारे कॉम्पिटिटर्स की, यानी मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है यानी, हालांकि ये हमने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में कर लिया है लेकिन फिर भी यहाँ पर फिजिबिलिटी स्टडी में अलग से मेंशन करना पड़ेगा कि देयर आर द जेन्युइन कॉम्पिटिटर्स और ये कॉम्पिटिटर्स हमें इस प्रकार इफेक्ट कर सकते हैं और इनसे बचने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा, या ये भी हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हम इनसे सुपीरियर इस प्रकार से हैं। क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपको ये बताना पड़ेगा अपनी फिजिबिलिटी स्टडी की रिपोर्ट में कि जो कॉम्पिटिटर है वो इस लेवल का कॉम्पिटिटर हमारे मार्केट में अवेलेबल है। नंबर 2, हम कॉम्पिटिटर से किस प्रकार बेटर हैं, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और अगर हम अपने कॉम्पिटिटर से बेटर नहीं है तो हम उससे बेटर कैसे बनेंगे या उसकी पर्टिकुलर जो स्ट्रेंथ है उसको हम कैसे मीट आउट करेंगे, वो भी हमें इस डीपीआर में अपनी जो फिजिबिलिटी स्टडी है उसमें लिखना पड़ेगा। और ये स्टडी करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट जो सिचुएशन है वो क्या है। उसके बाद में हमें ये भी पता करना होता है कि हमारे आइडिया से बनने वाला प्रोडक्ट जो है उसका कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स भी मार्केट में अवेलेबल है, और अगर सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल है तो उसका कंजम्पशन पैटर्न क्या है, यानी लोग उसको कितना कंज्यूम कर रहे हैं, क्या लोगों को वो चीज कंज्यूम करना उनकी मजबूरी है या वो पसंद करके कर रहे हैं। तो ये सब कुछ चीजें जब आप मार्केट एनालिसिस करने जाओगे तो आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली मार्केट एनालिसिस में हम क्या क्या स्टडी करेंगे? सबसे पहले हमारा कस्टमर, जिससे हमें डिमांड के बारे में पता चलेगा।
नंबर 2 हमारा कॉम्पिटिटर, नंबर 3 सब्स्टिट्यूट गुड्स, और फिर उस सब्स्टिट्यूट गुड्स का कंजम्पशन पैटर्न, और लास्ट में आपका जो है वो पूरा जो पोटेंशियल डिमांड है उसके बारे में वर्क करेंगे। समझ में आया सबको? सर सब्स्टिट्यूट गुड के बाद क्या था? इसमें लिखा हुआ बेटा देखो, इस आप पीपीटी को देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, देन कंजम्पशन पैटर्न है और कंपटीशन है, ठीक है ना? ओके, अब आता है फिजिबिलिटी स्टडी में नंबर 2 पे, एनालिसिस ऑफ टेक्निकल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट। तो वंस जब हमने बाहर की स्टडी कर ली है, अब हमें एश्योर हो गए हैं कि यस मार्केट जो कंडीशन है वो हमारे फेवर की है, अब हम लोग अपनी इंटरनल तैयारी कर सकते हैं। तो इंटरनल तैयारी करने जब हम आते हैं तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, कौन सा प्रोडक्शन पैटर्न यूज करेंगे, और कैसे वो ऑपरेशन हम शुरू से लेकर एंड तक वहां पर अपनी कंपनी में एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये चीज भी यहाँ पर चेक करनी बहुत जरूरी है। तो सेकंड एस्पेक्ट यानी ये अपनी है इंटरनल प्रिपरेशन। ये एक माइक किसी का बहुत डिस्टर्ब कर रहा है बेटा। ओके, तो पहली स्टडी की अपन ने आउटसाइड द फॉर्म, जहां पर हमने ये चेक किया कि वहां पर ये सारी चीजें पॉसिबल है या नहीं है। और अब चूंकि हम अपनी स्टडी कर चुके हैं और हमें ये एश्योर हो गया है कि यस हम अपने आइडिया के साथ आगे वर्क कर सकते हैं, तो अब बारी आती है टेक्निकल और ऑपरेशनल एस्पेक्ट की, यानी अब हमें इंटरनल प्रिपरेशन क्या करनी है। तो यहाँ पर हम क्या क्या चेक करेंगे? सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत रहेगी, और क्या वो टेक्नोलॉजी हम एडॉप्ट कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हमें ये जवाब मिलता है या हमें ये पता चल जाता है कि यस हम उस टेक्नोलॉजी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेट कर पाएंगे और उसको यूज भी कर पाएंगे, तो फिर अब हमें चेक करना होता है कि वहां पर मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। मटेरियल अवेलेबल है तो उसको लाएंगे कैसे, उसकी पूरी प्लानिंग करना, कैसे हम ऑर्डर करेंगे, सप्लायर से बात करना, इन सब से बात करके पहले से रखनी पड़ेगी कि भाई हाँ जैसे ही हमारा बिजनेस शुरू हो जाएगा तो ये पर्टिकुलर सप्लायर्स हमें जो है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएंगे, ये सब कुछ। उसके बाद में हमें ये भी चेक करना पड़ेगा फिजिबल और इकोनॉमिक लोकेशन, जो कि अगेन अपने ऑपरेशन से रिलेटेड है, जहां पर हम ऑपरेशन करने वाले हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी चेक करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और समझा देता हूँ, वो ध्यान से सुनना। एक्चुअली आज की डेट में जब से हम लोग जो मॉडर्नाइज कॉस्ट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि आप एक बहुत अच्छा आइडिया भी लाए हैं, उस आइडिया से निकलने वाला प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लेकर आए हैं, और वो प्रोडक्ट वाकई में कस्टमर्स की लाइफस्टाइल को और उनके पूरे जीवन को या उसके पूरे हैबिट को चेंज करने वाला है। अब ये तो सब कुछ हमने स्टडी कर लिया, लेकिन हम बिजनेस एनालिसिस भी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस एनालिसिस जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे पास में प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पाएगा। अब प्रॉफिट कैसे जनरेट करना होता है, तो इसके लिए हमें पहले से एक एस्टिमेटेड या प्रपोज जिसे हम बोलते हैं, एक क्वांटिटी सेट करनी पड़ेगी कि हर रोज या हर वीक या हर महीने हमको कितना प्रोडक्शन करना है। इतना प्रोडक्ट जब तक वो टारगेट सेट नहीं होगा तब तक हमारा पूरा गोल जो है या पूरा जो बिजनेस एनालिसिस है वो अचीव नहीं हो पाएगा, उससे हमें वो जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी का पता करना और उस प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना। ऐसा नहीं कि हमने वर्क तो बहुत बड़े लेवल पर कर दिया था लेकिन हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत छोटे लेवल पर हो गया, और फिर पता चला कि अभी तक हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट ही नहीं निकल रही। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, जो कि हालांकि आपकी हेल्प इसमें आपके जो सीए होंगे या आपका जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा वो सब करेंगे, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मेरी कंपनी में या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी या रिक्वायर्ड जो डिमांड कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग सारा सेटलमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और लास्ट में आ जाता है मशीनरी, इक्विपमेंट और प्लांट लेआउट। इसको आप बहुत अच्छे से समझते हैं। मशीनरी जो भी चाहिएगी उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही मशीनरी सेट होगी, और जो भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है वो भी सेट होंगे। और प्लांट लेआउट मींस कि वो मशीन और इक्विपमेंट कैसे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अरेंज होंगे। प्लांट लेआउट मींस अरेंजमेंट ऑफ दी मशीनरीज और इक्विपमेंट्स। जैसे होता है ना, जनरली हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो किसी भी चीज को देखकर हम बता देते हैं कि ये पर्टिकुलर इस चीज का सेटअप है,
तो सेटअप क्यों है, क्योंकि वहां पर एक प्लांट लेआउट कंसेप्ट वर्क करता है। जैसे हम किचन में जाते हैं तो किचन में सामान देखकर और वो कैसे रखा हुआ है उसको देखकर हम फट बता देते हैं कि भाई ये किचन है। बेडरूम में जाते हैं तो बेडरूम बता सकते हैं, या किसी भी होटल में जाते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये बैंकेट हॉल है या ये पार्टी हॉल है, ये सब कुछ बता सकते हैं, क्योंकि वो एक लेआउट होता है और लेआउट हमेशा उसकी आइडेंटिटी होता है जो बताता है कि ये चीजें कैसे अरेंज है। और यहाँ पर एक सबसे मेन चीज ये होती है कि जब भी आप इन मशीनों का और इक्विपमेंट का अरेंजमेंट करें तो उसकी एक प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए, जिससे आपकी कॉस्ट भी कम आए और टाइम भी कम से कम कंज्यूम हो। हालांकि इसमें टेक्निकल और ऑपरेशनल एस्पेक्ट में कुछ और चीजें भी इंक्लूड होगी। जैसे एक चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये है कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें स्पेशली आपको लोकेशन का, साइज का और प्रोसेस का इवेल्यूएशन फिर से करना पड़ेगा। वो एक बार दो बार आप जब इवेल्यूएशन करके रखोगे तभी आपको एक फेयर रिजल्ट मिलकर सामने आएगा, क्योंकि टेक्निकल और ऑपरेशनल एस्पेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। इस पूरी चीज के अंदर ही हम अपनी इंटरनल तैयारी कर रहे हैं। अभी तक देखो, जितना भी हमने पढ़ाई की है, चाहे वो आइडिया जनरेशन था, सब कुछ था, अभी तक हमने कहीं पे भी इंटरनल जो प्रिपरेशन होती है उसके बारे में बात नहीं की। लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी में इस एस्पेक्ट के अंदर हम A to Z बात करेंगे। वो सारी की सारी अब सिर्फ और सिर्फ हमारे इंटरनल मैटर से रिलेटेड होगी कि हमारा जो प्लांट है वो कहाँ लगेगा, हमारा जो प्लांट है उसकी साइज क्या होगी, वो लैंड कैसे आएगी, वो बिल्डिंग कैसे बनेगा, उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी लगेगी, उसमें मशीनें कौन सी लगेगी, उन मशीनों का लेआउट क्या होगा, सारे ऑफिसेज कहाँ होंगे, और रॉ मटेरियल हमें कौन देगा, सप्लायर्स कौन होंगे। उसके बाद में इनफैक्ट ये भी चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं कि जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसका हम नाम क्या रखेंगे, पैकेजिंग क्या होगी, साइज क्या रहेगा, और उसका एडवर्टीजमेंट हमें कैसे करना है, और मार्केट में उसको आगे सेल आउट कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन रहेंगे। ये सारी चीजें अगर मैं बात करूं तो इस टेक्निकल और ऑपरेशनल एस्पेक्ट में आती है। तो ये बहुत जरूरी है फिजिबिलिटी स्टडी में। आप इसको टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट आप जब उसमें लिखोगे तभी जाकर आपकी फिजिबिलिटी स्टडी है वो आपको भी एक जेन्युइन रिजल्ट दे पाएगी, और आपके इन्वेस्टर्स जो कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं उनके भी दिमाग में एक पिक्चर क्लियर कर पाएगी कि यस, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर इस एंटरप्रेन्योर की बहुत अच्छी तैयारी है और हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये है फिजिबिलिटी स्टडी का सेकंड डायमेंशन। पहला डायमेंशन था मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं कि जो अभी तक हम आइडिया लेकर आए हैं वो सारा आइडिया प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, और जब हमें वहां से एश्योरेंस मिल जाता है कि यस हम इस काम के लिए जा सकते हैं, तो फिर अब हमारी तैयारी होती है हमारी खुद की, दैट इज कॉल्ड इंटरनल तैयारी, जिसमें हम फ्रॉम जीरो टू लेकर लास्ट हमारा प्रोडक्ट कैसे सेल आउट होगा यहाँ तक की पूरी प्लानिंग इस एस्पेक्ट के अंदर करते हैं, टू द पॉइंट, एक एक चीज को कंसीडर करते हुए। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट किसी को? ओके। थर्ड आता है फाइनेंशियल एनालिसिस। अब चूंकि हमें पता चल गया कि हमारा वर्क नंबर ये है, वर्क नंबर 2 ये है, वर्क नंबर 3, वर्क नंबर 4, 5, 6, ऐसे करके हमने अभी तक जब हमने अपना टेक्निकल और ऑपरेशनल एनालिसिस किया तो हमने सारी चीज बना के रख ली कि भाई हमारी लैंड इतने में आएगी, बिल्डिंग इतने में बनेगी, और जो पर्टिकुलर जो ब्लॉक्स है वो इतने में बनेंगे, मशीनें इतने में आएगी, और जो इक्विपमेंट है वो इतने में लगेंगे, और जो ऑपरेशनल खर्चा आएगा वो इतने में लगेगा। वो सारी चीजें हमने अपने सेकंड एनालिसिस में सब कुछ करके रखा है। अब बारी आती है उन सब एक एक चीज को, एक एक जो वर्क स्टेशन है उसके ऊपर खर्च होने वाले पैसों के बारे में। तो फाइनेंशियल एनालिसिस ये कहता है कि जब आपने सारी एक्टिविटीज को चॉक आउट कर लिया है, जब आपने सारी एक्टिविटीज को एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है, आपने हर प्रोबेबल जो प्रोस्पेक्टिव जो एक्टिविटी जो उस समय होने वाली है उन सब का अगर आपने लेबलिंग और सब कुछ कर लिया है, तो अब आप हमें बताइए कि हर काम को करने के लिए कब कब और कितना पैसा रिक्वायर होगा। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में यही होता है। जैसे हमने टेक्निकल एनालिसिस में डिसाइड किया कि हमें ये यहाँ पर इस जगह पर लैंड चाहिए, तो फाइनेंशियल एनालिसिस में आता है कि इस लैंड को कैसे लिया जाएगा, मोर्गेज पे लेंगे या किराए पर लेंगे, या हम डायरेक्ट परचेज करेंगे या सरकार से अलॉट करवाएंगे, उस अलॉटमेंट में कितना पैसा लगेगा, पहले कितना पैसा भरना है, फिर 2 साल बाद कितना भरना है, 5 साल बाद कितना भरना है। तो एक चीज ये हुई। फिर बारी आती है बिल्डिंग बनाना। तो बिल्डिंग बनाने के लिए भी सारे जो खर्चा है वो किस लेवल की बिल्डिंग बनेगी, कितना पैसा उसमें खर्च होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी एक्टिविटीज हमने सेकंड पार्ट में चॉक आउट की थी
उन सारी एक्टिविटीज में देखो, बिना पैसों के आप बिजनेस की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। हर काम में आपको पैसा चाहिएगा, और ये आपको करना पड़ेगा फाइनेंशियल एनालिसिस में। और फाइनेंशियल एनालिसिस जब आपका पूरा हो जाएगा तो आपके पास सबसे पहले निकल कर आएगी आपके प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट। अब कॉस्ट भी दो प्रकार की, पहली एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, जिसके बारे में अभी आपने पता किया है। अभी तक हमारे पास क्या पता चलेगा कि हमारा वो जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कितने रुपए में एस्टेब्लिश हो जाएगा। और साथ ही साथ जब आप इस पूरे एक्टिविटीज को जब फाइनेंस या फंड असाइन कर रहे होंगे तो वहीं से आपको ये भी पता चल जाएगा कि जब एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट इतना है और जब ये ऑपरेशन में आ जाएगा तो हमें पर डे या पर मंथ या पर वीक और कितना पैसा चलेगा उस पर्टिकुलर चीज को ऑपरेट करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें इस फाइनेंशियल एनालिसिस में पता चलती है। जब हमें ये पता चल जाती है तो अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा, यानी उसमें बिल्कुल अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट आउटले कितना है, प्रोजेक्ट कैश फ्लो कितना होगा, प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, और ब्रेक इवन पॉइंट। ये अब पूरा कैलकुलेटिव एनालिसिस होगा जो आप तभी कर पाओगे जब आप हर एक्टिविटी के ऊपर खर्च होने वाले पैसे का ज्ञान कर लोगे। तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल एनालिसिस समझ में आया सभी को। देखो तीनों Yes, एक sir. दूसरे से रिलेटेड है। पहले बाहर की स्टडी करनी जरूरी है। जब तक बाहर की स्टडी नहीं होगी तब तक आप इंटरनल प्रिपरेशन नहीं कर सकते। एक बार बाहर से स्टडी हुई और हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि यस हम अपने आइडिया को लेकर आगे चल सकते हैं, तो अब तैयारी है हमारे घर पे तैयारी करने की, यानी अब हमें अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी है। और उस प्रिपरेशन को हमें इस प्रकार माइन्यूटली प्रिपेयर करना है कि हम उसके एक एक रुपए की कैलकुलेशन कर सके ताकि हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस प्रॉपर वे में हो सके। और इससे हमें चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। पहला, इन्वेस्टमेंट आउटले क्लियर होगा, फिर प्रोजेक्ट कैश फ्लो क्लियर होगा, देन प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी भी पता चलेगी और ब्रेक इवन पॉइंट पता चलेगा। और इन चारों के आधार पर हमें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर्स मिलेंगे। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके। और इसमें बहुत सारी चीजें भी आएगी, जैसे अपन ने बताया था, मैंने अभी बताया आपको, हर चीज आएगी। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मार्केटिंग में कितना पैसा लगेगा, प्रोडक्शन में क्या लगेगा, वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, जो मैंने अभी आपको समझाया वो आपको इसमें पता चल जाएगा। ये चले? Yes, sir. ओके। तो जनरली तो ये तीन प्रकार के ही होते हैं, राइट? पहला होता है मार्केट एनालिसिस, दूसरा होता है आपका टेक्निकल और ऑपरेशनल एनालिसिस, और तीसरा होता है फाइनेंशियल एनालिसिस। लेकिन 2010 के बाद में पूरे वर्ल्ड में बिजनेस का तरीका बदल चुका है। बहुत सारे इश्यूज मार्केट में आ रहे हैं। उन इश्यूज को ध्यान में रखते हुए अब फिजिबिलिटी स्टडी में आपको और भी बहुत सारी चीजें डालनी होती है, और जिसमें सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को मिलेगा और वो उनके जीवन को सुधारेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम कोई प्रोजेक्ट वर्क में ले रहे होते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी कई सारी कॉस्ट होती है जो सोसाइटी बियर करती है। जैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को अगर खराब कर रहे हैं, या हमारी फैक्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो इससे हम बोलते हैं सोशल कॉस्ट। और जनरली आप जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम बात करते हैं तो वहां पर आजकल ये बहुत नया कंसेप्ट है कि आपको हर प्रोजेक्ट के अंदर सोशल कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि आप जो पर्टिकुलर काम करने जा रहे हैं मार्केट में, इससे सोसाइटी को क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। और आजकल ये क्राइटेरिया भी हो गया है कि आपके फायदे नुकसान से बहुत ज्यादा होने चाहिए, तभी आपके प्रोजेक्ट को परमिशन मिलती है फ्रॉम द अथॉरिटीज। तो ये भी आपको फिजिबिलिटी में डालना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक इन्वेस्टर हमेशा ध्यान रखेगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये वाकई में ही इकोनॉमिकली भी अच्छा है या नहीं है। क्योंकि उसको पता है कि अगर ये इकोनॉमिकली अच्छा नहीं हुआ या लोगों को नुकसान देने वाला हुआ तो आज भले ही इसने कैसे भी पैसे खिलाकर या कुछ भी करके परमिशन ले ली होगी, लेकिन आने वाले साल भर में या 2 साल में कोई ऐसी पॉलिसी बनेगी कि इस प्रकार के बिजनेस का अस्तित्व खत्म हो सकता है। तो वो पहले से सतर्क रहेगा कि मुझे इस प्रोजेक्ट में पैसा डालना है या नहीं डालना है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर को पहले से इसमें मेंशन करना पड़ेगा कि साहब मेरा जो प्रोजेक्ट है वो लोगों से इतनी सोशल कॉस्ट बियर करवाएगा और इतना इनको सोशल बेनिफिट देगा, जिससे वो और उसके दिमाग का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि यस नाउ इट इज सेफ और ये प्रोजेक्ट आराम से 50 साल 100 साल काम कर सकता है। तो इसलिए अब ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बन गया है फिजिबिलिटी स्टडी का, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एनालिसिस।
उसके बाद आता है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल मतलब ये है कि अभी तक तो हमने इकोनॉमिक में क्या बात किया कि भाई सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट क्या है। इकोलॉजिकल में हम ये बात करेंगे कि एनवायरमेंटल कॉस्ट और एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या है, यानी आपका प्रोजेक्ट एनवायरमेंट को क्या प्रोसेस मतलब फायदा पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है। सपोज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपका मतलब बहुत सारे डैमेज वो क्रिएट कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको इकोलॉजिकली आप सक्सेसफुल ना हो और आपके प्रोजेक्ट को फेल भी किया जा सकता है या साइड बाई भी किया जा सकता है। तो आपको ये भी एश्योर करना पड़ेगा अपने इन्वेस्टर्स को कि नाउ माय प्रोजेक्ट इज आल्सो इकोलॉजिकली प्रूफ। तो ये भी बहुत जरूरी है यहाँ पर मेंशन करना। मेरे ख्याल से इकोनॉमिकल एनालिसिस और इकोलॉजिकल दोनों समझ में आ गए हो आपको। इकोनॉमिक में जनरली हम सोसाइटी यानी पर्सन टू पर्सन बात कर रहे हैं, और इकोलॉजी में हम बात कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट के ऊपर होने वाला इफेक्ट या नेचर को होने वाला इफेक्ट। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से वो वर्क करते हैं। जैसे पहला है लीगल फिजिबिलिटी। लीगल फिजिबिलिटी सिंपल सी है, आपका प्रोजेक्ट जो है उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी लॉ है या रेगुलेशंस है उसको फॉलो करता है या नहीं करता है, तो ये भी चेक करना जरूरी है। ये चेक कर लोगे तो आप उसमें मेंशन करोगे कि यस हमारा प्रोजेक्ट है वो इस पर्टिकुलर एरिया के लॉ को फॉलो करते हुए, तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके इन्वेस्टर में और बड़ा कॉन्फिडेंस जनरेट कर देगा। उसके बाद में कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो टाइम पर डिपेंड होते हैं। जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं बेटा जो क्या करते हैं कि वो कहते हैं साहब मैं पैसा तो दे दूंगा लेकिन मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, मुझे इस समय ये पैसा वापस चाहिएगा। तो अगर आपका कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसमें आप टाइम लेकर चल रहे हो, स्पेशली आप देखोगे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हुए, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हुए, ये सब टाइम वाले होते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली इनको अपनी फिजिबिलिटी स्टडी में टाइम फिजिबिलिटी भी डालनी होती है कि भाई ये पर्टिकुलर आपकी डेडलाइन है, इस डेडलाइन तक ये काम हो जाना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो ये टाइम फिजिबिलिटी हर जगह पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट रहेंगे उसके अंदर ये भी काम में लिया जाता है। और लास्ट में आता है रिसोर्स फिजिबिलिटी। कई ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो देखो जनरल रिसोर्सेज तो सब जगह चाहिए, लेकिन कुछ जो प्रोजेक्ट होते हैं वो जिनमें स्पेशल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और उस स्पेशल रिसोर्सेज की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना वो मार्केट में अवेलेबल है, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये 3 एक्स्ट्रा और फिजिबिलिटी एनालिसिस में चीजें ली जा रही है, यानी पहले 3 थे, 3 के 5 हुआ और अब 5 में भी ये 3 एक्स्ट्रा और कर दिए गए हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है जो लास्ट में जो अपन ने ये 3 डिस्कस किए हैं, दैट इज लीगल फिजिबिलिटी है या टाइम वाला है या ये रिसोर्स फिजिबिलिटी है, ये सारे प्रोजेक्ट्स में हम कंसीडर नहीं भी करें तो भी चलता है, लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए इसको स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फिजिबिलिटी स्टडी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ताकि हम आगे बिजनेस प्लान को अच्छे से ड्रॉ कर सके। ठीक है ना, मैं फटाफट 1 मिनट में सारा रिवाइंड करवा देता हूँ। नंबर 1, फिजिबिलिटी स्टडी हमारे लिए करनी इसलिए जरूरी है ताकि हम ये पता कर सके कि हमारा आइडिया जो है वो आगे वर्क कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देन फिजिबिलिटी स्टडी जब हम कर रहे होते हैं तो हमें करते वक्त क्या ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी चीजों को वर्क करना है। तो हमें सबसे पहले यही चीज चेक करनी है कि हमको खुद को एक क्लियर पिक्चर पता चले, और दूसरा हमारे साथ साथ हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे जो शेयर होल्डर बनने वाले हैं उनमें भी वो कॉन्फिडेंस डाले ताकि वो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवा सके। तो इसके लिए बेसिकली आप जनरली हम देखते हैं तो 3 प्रकार की फिजिबिलिटी स्टडी होती है। पहले मार्केट के बारे में पता करना, उसके बाद में टेक्निकल और ऑपरेशनल के बारे में पता करना, और तीसरा होता है फाइनेंशियल एनालिसिस। जनरली आपको एक ऑर्डिनरी किताब को अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये 3 प्रकार के ब्लॉक्स ही मिलेंगे जिससे फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट मानी जाती है। लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल चुका है और जैसे जैसे जो वर्ल्ड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है वो सारे जो लोग हैं वो बिजनेस में इन सारी चीजों को इंक्लूड भी कर रहे हैं। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट या टेक्निकल या सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं करते हैं, अब हमें इकोनॉमिकल एनालिसिस करना भी जरूरी है, इकोलॉजिकल एनालिसिस भी करना जरूरी है, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी होते हैं जहां पर हमें टाइम फिजिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी, रिसोर्स फिजिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी, और लीगल फिजिबिलिटी। और कुल मिला के ये आपके अब उस प्रोजेक्ट का एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू तैयार हो जाता है, जिसके बेस पर आप भी कॉन्फिडेंस में आते हो कि हमें ये काम आगे कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और आपका इन्वेस्टर जो है वो भी इसमें कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। तो ये थी बेटा फिजिबिलिटी स्टडी। मेरे ख्याल से क्लियर सबको? Yes, sir. कोई डाउट किसी को इसमें? Yes, sir.
ये पीपीटी No, sir. आपको No, मैंने वैसे मेल की हुई है, इसको आप एक बार वापस पढ़ लीजिएगा और कल जब अपनी मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें फिर हम लोग बिजनेस प्लान को डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं जी सर। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, मुझे एक पिक लेनी है। वेट।